नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक व्यास, प्रवक्ता रसायन, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। स्वागत है आप सभी का अनुप्रयुक्त रसायन विषय कोड 103 के एक नए चैप्टर जिसका नाम है ईंधन या फ्यूल। तो इस चैप्टर में हम निम्नलिखित टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है ईंधन की परिभाषा और वर्गीकरण, दूसरा है ईंधन का ऊष्मीय मान यानी HCV व LCV की परिभाषा, ठोस ईंधन जिसमें अपन कोल और कोक का अध्ययन करेंगे, द्रव्य ईंधन जिसमें पेट्रोलियम का अध्ययन करेंगे, बायोगैस जो कि गैस ईंधन के अंदर आएगा, और आखिर में नाभिकीय ईंधन जिसके अंदर विखंडन और संलयन को परिभाषित करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, ईंधन जो टॉपिक है यूनिट 9 है डिप्लोमा विद्यार्थियों के अनुप्रयुक्त रसायन में, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, ईंधन की उपयोगिता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो या घरेलू क्षेत्र हो, और किस पदार्थ को अपन ईंधन के रूप में परिभाषित करते हैं। ईंधन वह पदार्थ है जो वायु या ऑक्सीजन में जलकर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करता है। द सब्सटेंस विच बर्न आइदर इन ऑक्सीजन ऑन एयर टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज द फ्यूल। तो ईंधन को इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं। वह पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन में जलकर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा देता है। दूसरा बिंदु, जलने की रासायनिक क्रिया को दहन क्रिया यानी कंबशन रिएक्शन कहते हैं, जिससे ताप की उत्पत्ति होती है। अतः अपन ईंधन को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ईंधन वह दहाई पदार्थ है यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन व हाइड्रोजन पाया जाता है, जो कि वायु या ऑक्सीजन में जलकर दहन क्रिया के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी कि ईंधन वह पदार्थ हो गया जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन पाया जाता है तथा वायु अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन क्रिया यानी कंबशन रिएक्शन के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस ऊर्जा या ताप शक्ति का इस्तेमाल औद्योगिक एवं घरेलू स्तर पर किया जाता है या घरेलू कार्यों में किया जाता है। और ये जो अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है या जलने की अभिक्रिया, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि इसमें ऊर्जा उत्पादित होती है। तो रासायनिक समीकरण किस प्रकार से होगा। ईंधन जब भी ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में आएगा तो एक तो उत्पाद बनेगा और दूसरा ऊर्जा निकलेगी, अतः इस अभिक्रिया को अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा, कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य दो तत्व होते हैं ईंधन के अंदर। तो कार्बन के जलने पर यानी उसकी दहन अभिक्रिया में CO2 बनेगी और 95 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो निकलती है। उसी प्रकार हाइड्रोजन के जलने पर पानी का निर्माण होता है और 68 किलो कैलोरी एनर्जी जो है निकलती है। तो अतः ईंधन को अपन किस प्रकार से एक बार पुनः परिभाषित कर सकते हैं। अतः ईंधन के दहन क्रिया के दौरान कार्बन, हाइड्रोजन आदि के परमाणु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा या ताप उत्पन्न करते हैं, और ये ऊर्जा इन परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के पुनः विन्यास के कारण नए उत्पाद के समय बनती है या निकलती है। तो ऊर्जा या ऊष्मा क्यों निकलती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये जो परमाणु है कार्बन, हाइड्रोजन, इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन का पुनः विन्यास होता है तथा नए उत्पाद बनते हैं और उसी के समय ये ऊर्जा निकलती है। अतः दहन अभिक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा को अपन रासायनिक ऊर्जा भी कहते हैं, और इस प्रकार से ये ईंधन जो है वो क्या कहलाता है, रासायनिक ईंधन कहलाता है। ईंधन दो प्रकार के होते हैं मोटे तौर पर। रासायनिक ईंधन जिसमें कि रासायनिक ऊर्जा आपको ताप ऊर्जा के रूप में मिलती है, और दूसरा होता है नाभिकीय ईंधन जिसमें नाभिकीय ऊर्जा मिलेगी आपको ताप ऊर्जा के रूप में। तो मुख्य रूप से अपन प्रथम भाग में किसका अध्ययन करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे रासायनिक ईंधन का। इसमें ऊर्जा जो मिलेगी वह रासायनिक ऊर्जा जो है वो ताप में या हीट में परिवर्तित होती है। अब देखिए, नेक्स्ट बिंदु है ईंधन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। यहाँ पर अपन किस फ्यूल का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर रहे हैं, वो है रासायनिक फ्यूल का या रासायनिक ईंधन का। नाभिकीय ईंधन का ये वर्गीकरण नहीं है। तो ईंधन का वर्गीकरण में देखिए, ईंधन को उनके एक तो प्राप्ति के आधार पर और दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्ति के आधार पर ईंधन को अपन दो प्रकार में विभक्त कर सकते हैं। कौन सा, एक तो है प्राथमिक ईंधन जिसे प्राकृतिक ईंधन भी कहते हैं, दूसरा है कृत्रिम ईंधन या जिसे द्वितीयक ईंधन भी कहते हैं। प्राथमिक ईंधन वो होता है जो कि जैसा प्रकृति में मिलता है उसको अपन वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है,
प्राथमिक या प्राकृतिक ईंधन। और कृत्रिम या द्वितीयक ईंधन क्या है कि जो चीज़ प्रकृति में मिलता है उसका अपन परिशोधन करते हैं, रिफाइनमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं, तब वह कृत्रिम या द्वितीयक ईंधन कहलाता है, जैसे डीजल है, केरोसिन है, तेल गैस है इत्यादि। भौतिक अवस्था के आधार पर भी अपन ईंधन को 3 प्रकार में विभक्त कर सकते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। आपने तीनों प्रकार के ईंधन को जानते हो, ठोस, द्रव्य और गैस। इस प्रकार अपन रासायनिक ईंधन को जो वर्गीकरण किया है 2 आधार पर, भौतिक आधार पर और प्राप्ति के आधार पर। तो प्राप्ति के आधार पर मैंने बताया प्राकृतिक और कृत्रिम। अब प्राकृतिक में भी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। ठोस में लकड़ी कोयला हो सकता है, द्रव्य में पेट्रोलियम पदार्थ हो सकते हैं और गैस में प्राकृतिक गैस। उसी प्रकार कृत्रिम ईंधन में भी ठोस में कोक और चारकोल होंगे, द्रव्य में केरोसिन, डीजल व पेट्रोल होंगे और गैस में बायोगैस और तेल गैस होगी। और जब अपन भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो ठोस में जैसे कोयला हो गया, द्रव्य में पेट्रोल हो गया और गैस में बायोगैस हो गई। तो कहने का मतलब है ईंधन को अपन 2 प्रकार के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, प्राप्ति के आधार पर और भौतिक अवस्था के आधार पर। अब देखिए ईंधन की रचना या उसका संगठन। ईंधन में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, जल, वाष्प इत्यादि से बना होता है। यानी ईंधन में मुख्यतः क्या उपस्थित होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व जल, वाष्प। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन व सल्फर दाह्य पदार्थ होते हैं, यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, नहीं वो पदार्थ हैं जो जलते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिनकी वायु या ऑक्सीजन में जलने पर आपको ऊष्मा की प्राप्ति होती है या हीट की प्राप्ति होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व जल वाष्प अदाह्य पदार्थ है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं। ये केवल ईंधन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाते हैं। यानी कि 2 प्रकार के तत्व ईंधन में उपस्थित होते हैं, एक तो कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर है होते हैं जो कि दाह्य पदार्थ होते हैं, दूसरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व जल वाष्प होता है जो कि अदाह्य पदार्थ होते हैं। ईंधन अलग अलग स्थानों से प्राप्त ईंधन में विभिन्न अवयवों का प्रतिशत की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। आपको ईंधन प्रकृति में कई स्थानों पर मिलता है और अलग अलग स्थानों से प्राप्त ईंधन के अंदर जो उसके अवयव हैं उनका प्रतिशत या उनकी मात्रा भी क्या होगी? अलग अलग होगी। नेक्स्ट देखिए अब ईंधन के अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल। किस पदार्थ को या किस ईंधन को अपन, जो भी पदार्थ है सब पदार्थ जलते हैं, लेकिन किस पदार्थ को अपन ईंधन के रूप में काम में लेंगे, चाहे वो भौतिक स्तर पर, चाहे घरेलू स्तर पर हो, चाहे औद्योगिक स्तर पर। तो उसके कुछ मापदंड होने चाहिए। तो एक ईंधन के कुछ अभिलाक्षण गुण या मापदंड क्या होने चाहिए? पहला, ईंधन से प्राप्त ऊष्मा का मान जिसे ऊष्मीयमान कहते हैं, ईंधन से प्राप्त ऊष्मा का मान जिसे ऊष्मीयमान यानी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, वह उच्च होना चाहिए। यानी प्रत्येक पदार्थ जो जलता है उसको ईंधन नहीं कहते हैं, बल्कि पहली चीज़ है कि जलने पर उसमें जो ऊष्मा की प्राप्ति है, हीट की प्राप्ति है या ऊष्मीयमान है, कैलोरीफिक मान है, वो अधिक होना चाहिए। दूसरा, ज्वलन ताप जो है वो उपयुक्त होना चाहिए। कुछ पदार्थ बहुत कम ताप पे जलते हैं, कुछ बहुत अधिक ताप पर जलते हैं। तो जो ज्वलन ताप है, जो वह ताप जिस पर पदार्थ अग्नि पकड़ता है या जलता है, इग्निशन टेम्परेचर, वो उपयुक्त होना चाहिए, न कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए। जलने की गति सामान्य होनी चाहिए। अगर ईंधन है पदार्थ तो ऐसा है अगर वो बहुत तेज़ी से जल रहा है, जैसे पेट्रोल, तो वो ईंधन के रूप में आप सामान्य घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत तेज़ी से जलता है। और अगर जलने में बहुत अधिक समय लगाता है तो वो भी काम का नहीं है। तो ईंधन के जलने की गति क्या होनी चाहिए? सामान्य होनी चाहिए। नेक्स्ट बिंदु, जल वाष्प की मात्रा कम होनी चाहिए। अगर अधिक मात्रा में जल वाष्प होगा, जैसे कि गीली लकड़ी, तो वो जलने में देर लगाएगी। तो अधिक मात्रा में जल वाष्प जो है वो उपयुक्त नहीं होती, इसलिए लकड़ी को सुखाकर ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। जलने के बाद राख की मात्रा भी कम होनी चाहिए। वह पदार्थ अच्छा या उपयुक्त ईंधन कहलाता है जिसमें राख की मात्रा कम होती है। राख क्या है? राख वह पदार्थ है जो जल नहीं पाता है, यानी नॉन कंबस्टिबल। किसी भी ईंधन का वह भाग जो अदाह्य होता है, जो नॉन कंबस्टिबल होता है, जो जल नहीं पाता है, वह राख कहलाता है और उसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। ईंधन के जलाने व बुझाने पर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं आग, आपने ईंधन जलाया, किसी पदार्थ को जलाया, तो जलाने के बाद वो जलता ही रहे। तो ईंधन के जलाने व बुझाने पर नियंत्रण जो है वो होना चाहिए। उसके अतिरिक्त ईंधन सस्ता होना चाहिए। आप जिस पदार्थ को ईंधन के रूप में प्रयोग करें उसकी उपलब्धता होनी चाहिए और वो सस्ता होना चाहिए। अगर आर्थिक स्तर पर या इकोनॉमी स्तर पर उसका वैल्यू अधिक होगी तो उसको इस्तेमाल करना संभव नहीं होगा। ईंधन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा होनी चाहिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कन्वीनियंट होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। आपने देखा ईंधन में तो ट्रांसपोर्टेशन है लिक्विड का या कोयले का, आसानी से आप ट्रक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कन्वीनियंट होना चाहिए। अगर ठोस ईंधन कोयले का इस्तेमाल किया जाना है तो उसका आकार समान होना चाहिए। कोयले जो है वो खनन के द्वारा, माइनिंग के द्वारा प्राप्त होता है, तो उसके बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, चट्टानों के रूप में होता है,
तो अगर ठोस ईंधन कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके टुकड़े जो है वो लगभग एक आकार के होने चाहिए। इसके अतिरिक्त ईंधन में वाष्पशील पदार्थों का प्रतिशत की मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर वाष्पशील पदार्थ है तो जैसे ही ताप बढ़ेगा या पदार्थ जलेगा तो वो वाष्पीकृत हो जाएंगे, तो उनकी मात्रा जो है वो सीमित होनी चाहिए। तो किसी भी पदार्थ को जब ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या? सबसे पहले तो उसका ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए, ज्वलन ताप जो है उपयुक्त होना चाहिए, जलने की गति सामान्य होनी चाहिए, जल वाष्प की मात्रा कम होनी चाहिए, जलने के बाद राख की मात्रा भी सीमित होनी चाहिए, जलने व बुझाने पर नियंत्रण होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधाजनक होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट होना चाहिए, और यदि ठोस ईंधन में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका आकार समान होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त उसमें वाष्पशील पदार्थों की मात्रा भी कम होनी चाहिए। तो ये सारे बिंदु हैं जिसका ध्यान रखा जाता है जब किसी पदार्थ का ईंधन के रूप में चयन किया जाता है। धन्यवाद।